राजा पढ़ाई पूरी करके कई वर्षों बाद अपने काका के गांव आया। गांव बहुत सुंदर था। चारों ओर हरियाली, लहलहाती फसलें। गांव के आखिर में एक लंबी नदी और उसके दूसरे छोर पर एक और सुंदर गांव। वाह! काका के गांव आकर तो मजा ही आ जाता है। और इस नदी के ठंडे ठंडे पानी में तो जैसे कोई जादू है। इसमें नहाकर शक्ति सी आ जाती है। ए भाई, तुम तो कुछ जाने पहचाने लग रहे हो। कौन हो भाई तुम? अरे पहचाना नहीं, तुम मुझे भूल गए। अरे मैं प्रकाश हूं, प्रकाश यार। अरे तुम कहीं काशी काका के भतीजे तो नहीं हो? मैं वही हूं। तुम्हें याद है, बचपन में मैं जब भी इस गांव में आता था, तुम और मैं मिलकर इस नदी में घंटों तैरा करते थे यार। नहीं, अरे तुझे पता है, पहले ये दोनों गांव एक ही गांव था भैया। हाँ, और यहां ये नदी भी नहीं थी। इसके पीछे बहुत पुरानी कहानी है यार। कहानी? कौन सी कहानी? यार मुझे तो ठीक से पता नहीं, तू काका से पूछ लेना। अच्छा, बड़े बुजुर्गों को वो कहानी ज्यादा अच्छे से पता है। चल अब चलते हैं यार, अपने अपने घर। काका, मैंने सुना है पहले गांव में नदी नहीं थी ये, और वो नदी पार वाला गांव और ये गांव एक ही था। मतलब क्या ये सच है क्या? हाँ बेटा, तुमने सही सुना है। तो फिर ये नदी कैसे प्रकट हो गई? यहां तो बड़े बड़े पहाड़ भी नहीं है। हाँ, ये राज की बात है बेटा। अब बताओ ना काका, आखिर ये कैसे हुआ? बताओ ना। अरे मतलब जमीन का एक टुकड़ा दो हिस्सों में कैसे बंट गया, और उनके बीच में नदी? अब बेटा, इसके पीछे एक बहुत पुरानी कहानी है। कहानी? फिर तो मुझे भी सुननी है ये कहानी। कहानी प्रेम कहानी नहीं, बल्कि ये कहो कि कहानी नहीं, प्रेम कहानी। सच्चे और पवित्र प्रेम की कहानी, राज और रानी की कहानी। हाँ काका, बताइए ना। अच्छा तो फिर सुनो। बात बहुत पहले की है, जब प्रेम बिल्कुल सच्चा होता था। ऐसा प्रेम जिसमें एक दूसरे से कुछ पाने की इच्छा नहीं होती थी, ना कुछ कहने की कोई ख्वाहिश होती थी, और ना ही कुछ सुनने की। बिना बोले आंखों आंखों में ही बातें हो जाती थीं। ऐसे प्रेम में और ऐसे प्रेम में ना स्वार्थ होता था, ना लाभ, ना हानि। अब पहले यहाँ एक बहुत बड़ा गांव था, प्रसादपुर करके। एक ही गांव में लोग अलग अलग जातियों में बटे हुए थे, और यहाँ दो मुख्य जातियां थीं। एक थी मलदार और एक थी सदनाम। फिर क्या हुआ काका? इन जातियों का एक मुख्य नियम था कि जाति के किसी आदमी या औरत की शादी जो है जाति के बाहर नहीं होनी चाहिए। इसे अच्छा नहीं माना जाता था इस गांव में। फिर काका, एक गांव के दो गांव कैसे हो गए? अब सुन, मालदार जाति का एक लड़का था राज। बचपन में ही बेचारा अनाथ हो गया था। बहुत ही ताकत वाला, समझदार और अच्छे स्वभाव का लड़का था वो। हर किसी की मदद करने वाला, सुंदर नौजवान। उसे लोग गांव का रक्षक भी कहते थे भाई। राज भैया, ओ राज भैया, जल्दी चलो, तुम्हें मुखिया जी ने बुलाया है। क्या मुखिया जी ने मुझे बुलाया है? मुखिया जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, आओ बैठो। ये काम बस तुम ही कर सकते हो, इसीलिए तुम्हें बुलाया है। जी मुखिया जी, बताइए क्या काम है? देखो भाई, महाराज का एक संदेश वाहक आया है। उसे कहीं दूर महाराज का एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर जाना है, समझे? वो आज रात जो है, इसी वजह से इस गांव में ठहरेगा। कल उसे सकुशल गांव से रवाना करना है। तुम उसके साथ रहो। तुम साथ रहोगे तो कोई भी उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि सारे जाति के लोग तुम्हें बहुत मानते हैं। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। बस मेहनताना पूरा दे देना। राज ने महाराज के संदेश वाहक को अपने साथ रखा। चलो, मैं तुम्हें सुरक्षित गांव के बाहर छोड़ आता हूं। मैंने जितना तुम्हारे बारे में सुना था, तुम उससे भी अधिक साहसी, शक्तिशाली और समझदार युवक हो।
तुम में और तुम्हारी तलवार में बहुत धार है। थका हारा राज गांव के दूर जंगल में कुछ पल शांति से बिताने के लिए गया। वो एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। थोड़ी देर बाद उसे किसी लड़की के गुनगुनाने की आवाज आई। अरे इस निर्जन मन में गुनगुनाने की आवाज, कहीं यह किसी खतरे की आहट तो नहीं? उसने छिपते हुए देखा कि एक बहुत सुंदर सी लड़की रानी जंगल का चित्र बनाते हुए गुनगुना रही थी। राज उसे देखता ही रह गया। तभी जोर से आंधी आई तो चित्र उड़ गया। कौन हो तुम? चित्र बहुत सुंदर है, तुम इसमें रंग क्यों नहीं भरती? किसी लड़की को छिप कर देखते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई? तुम इस चित्र में रंग भरो। मैं तुम्हारी बात मानने के लिए बाध्य नहीं हूँ। इस चित्र में रंग भरो ना। बड़े ढीठ हो तुम। तुम्हारा नाम क्या है? मुझे अपनी जाति से बाहर किसी भी आदमी से बात करने की अनुमति नहीं है। बताओ ना, तुम्हारा नाम क्या है? रानी ने उसे घूर कर देखा और आगे बढ़ गई। रानी। और मेरा नाम राज है। कल इसी समय यहां फिर से आओगी ना? वो तो राज है। पूरे गांव में उसका कितना नाम है। उसके साहस की कितनी कहानियां सुनी है। मुझे तो लगता है कि राज कोई बहुत ही गंभीर व्यक्ति होगा, पर ये तो बहुत ही प्यारा और मासूम दिखता है। आज दिन बहुत लंबा हो गया है। ये शाम कब होगी? बहुत प्यारा नाम है, जैसी वो खुद है। ओ राज, आज काम नहीं करना क्या? नहीं, आज मन नहीं है कुछ। अरे स्वास्थ्य तो ठीक है। हाँ ठीक है। स्वास्थ्य ठीक है, पर मन नहीं है। ये तुमको क्या हुआ भाई? यही तो जानना है कि मुझे क्या हो गया है। वो शाम को जंगल में उस जगह पर आया। वहां कोई नहीं था। अरे रानी नहीं आई। उसके न आने से मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? गला प्यास से सूखा जा रहा है। तभी किसी के आने की आहट हुई। राज ने देखा कि वो रानी थी। वो चुपचाप चित्र में रंग भरने लगी और राज उसे देखता रहा। वो जाने लगी। अब कल आओगी ना? वो मुस्कुराई और भाग गई। दोनों इसी तरह जंगल में मिलते रहे। उन दोनों में कोई बात नहीं होती, बस एक दूसरे की आंखों में देखती और खुश हो जाती। मुखिया जी, इस वर्ष सूखा पड़ गया है। बिल्कुल भी बरसात नहीं हुई। खेतों में फसलें सूखती जा रही हैं। तालाब और कुओं के पानी से खेतों को सींचा गया तो पीने के पानी का संकट हो जाएगा। मुखिया जी, आपको पता है, कई स्थानों पर तो कुएं और तालाब भी सूखने लगे हैं। ना जाने इस गांव से क्या पाप हो गया है, जो इस वर्ष इंद्रदेव इतने नाराज हो गए हैं। पानी की कमी से फसलें सूख गई, पेड़ पौधे मुरझा गए, गांव में त्राही त्राही मच गई। लोगों के घरों में पीने का पानी भी खत्म होने लगा। गांव के कुछ नौजवान इकट्ठा होते हैं। चलो जंगल में चलकर देखते हैं। वहां एक तालाब है, उसमें जरूर पानी होगा। वो जंगल में पानी ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें एक जगह राज और रानी दिख गए तो वो छिप गए। उनके जाने के बाद ये रानी ही है, हमारी जाति की लड़की। ओह, तो जंगल में ये प्रेम कहानी चल रही है। जंगल में मंगल हो रहा है। ये मालदार जाति का राज्य है। राज, इसकी तलवार के वार से कोई नहीं बचता। पूरे गांव में इसका बहुत नाम है। भाई राज को छेड़ना, अपनी जान संकट में डालना है। चलो उस रानी के घर वालों को बताते हैं और अपनी जाति के सरदार को भी। हमारी जाति में लड़कों की कमी है क्या? पूरे गांव में राज और रानी के प्रेम की बात आग की तरह फैल गई। देख वासुकी, तू अपनी लड़की को समझा। अपने यहाँ दूसरी जाति में किसी की शादी नहीं होती। लड़कियां तो पराई जाति के लड़कों से बात तक नहीं करती। और एक ये तेरी लड़की है कि
मैं और रानी की माँ उसे समझाएंगे, सरदार वो समझ जाएगी, अब वो कभी राज से नहीं मिलेगी। एक बात सुनो राज, कोई साधारण लड़का नहीं है, वो बहुत ही शक्तिशाली और निर्भय लड़का है, इतनी आसानी से ऐसे नहीं मानेगा। अब तो आप ही कोई मार्ग बताइए। हम ताकत और शस्त्र से उसका मुकाबला नहीं कर सकते, परंतु एक उपाय है, तुम रानी का ब्याह जल्दी से तय कर दो, अगले सप्ताह ही। अब इतनी जल्दी रानी को भी समझाना होगा। पूरी जाति में तुम्हारी बदनामी हो रही है, लोग थू थू कर रहे हैं, और अगर और भी लड़कियां ऐसा करने लगी तो अगर तुम एक सप्ताह में उसका विवाह कर दो तो ठीक, वरना हम तुम्हें इस जाति से बहिष्कृत कर देंगे, समझे? घर में रानी रोने लगी। इस लड़की ने तो पूरी बिरादरी में मेरी नाक कटवा दी। इसे समझाओ कि रोना बंद करें और विवाह की तैयारी करें। पर क्या तू इतनी लज्जाहीन हो गई है? अब अपने बाबा के सामने बोलेगी, ना जाने उस बदमाश मलदार लड़के ने मेरी मासूम बच्ची पर क्या जादू कर दिया है। अरे गलती तो इसकी भी है, मुझे इससे ये उम्मीद नहीं थी। अब तो बस अपना बचा खुचा सम्मान बचाना है। रानी के जंगल में न आने से राज मायूस रहने लगा। पूरे गांव में यह बात गलत तरीके से फैल गई है। ना जाने उस पर और उसके माता पिता पर क्या गुजर रही होगी। तो उसे भूल जा, वो सदनाम जाति की लड़की है। ये लोग प्रेम को नहीं समझते थे। मेरा प्रेम सच्चा है, उसमें छल कपट नहीं, पवित्रता है। बस एक बार किसी तरह रानी से मेरा मिलना हो जाए तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जानता हूं तुम बहुत अच्छे युवक हो, पर जाति में बटे हुए इन गांव वालों को समझाना बच्चों का काम नहीं है। मेरी मानो तो तुम अपने प्रेम को अब भूल जाओ। मैं स्वयं को भूल सकता हूं, परंतु रानी को नहीं। गांव में घोषणा होती है। सुनो, 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 सभी सुनो। गांव में सूखा पड़ा है, इसलिए इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए महायज्ञ रखा गया है, ताकि भगवान प्रसन्न होकर बरसात करें। सभी गांव वालों को यज्ञ में उपस्थित होने का निमंत्रण दिया जाता है। वहां यज्ञ शुरू होता है। सभी गांव वाले आते हैं। रानी की बिरादरी वालों ने उसको यहां आने से रोका, तो इतने दिन हो गए उसका चेहरा देखे हुए। किसी भी तरह वो यहां आ जाए बस। यज्ञ में प्रथम आहुति करने वाले व्यक्ति को बुलाएं। प्रथम आहुति देने का अधिकारी मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं भी कई भूलें करता रहता हूं। तो फिर आहुति इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए साहसी और ईमानदार व्यक्ति प्रथम आहुति देगा। वो है राज। देखा, ये मुखिया भी मालदार जाति का है, और हमें नीचा दिखाने के लिए प्रथम आहुति उस राज से दिलवा रहा है। यह सब तुम्हारी बेटी के कारण हो रहा है, समझे? राज ने प्रथम आहुति दी। उसके बाद सभी व्यक्ति आहुति देने लगे और राज वहां से एक कोने में खड़ा हो गया। तभी किसी के रोने की आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा। रानी, तुम रो क्यों रही हो? ना जाने इस मलदार लड़के ने मेरी बेटी को क्या खिला दिया है, जो ये इतनी लज्जाहीन हो गई है। आप इसे कुछ मत कहिए, मैं आपको समझाता हूं। दुष्ट मुझे समझाएगा। अपने माता पिता को तो बचपन में ही खा गया, अब मेरी फूल सी कोमल रानी का जीवन खराब कर दिया। अरे आप मेरी बात तो सुनिए। चल हट, मैं तेरी तलवार से नहीं डरती। हम अपनी बिरादरी के लिए जान दे सकते हैं और ले भी सकते हैं। जरूरत पड़ी तो मैं खुद अपने हाथ से अपनी बेटी की। और तुम्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए भाई। ये तो तुम इसको समझाओ, जिसके कारण आज मुझे पूरे गांव के सामने अपनी लज्जा त्यागते हुए इस तरह की बातें करनी पड़ी हैं। इसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। इसकी दृष्टि मेरी बेटी पर पड़ गई। इसने मेरा परिवार बर्बाद कर दिया है। बस आप लोग बहुत बोल चुके हैं। यहाँ लोगों की प्यास बुझाने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हुआ है, न कि लड़ने के लिए। आप रानी के पिता हैं और इस नाते मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। तेरी इन्हीं दिखावटी बातों में तो सब आ जाते हैं, पर हमें तेरी असलियत पता है। हमारी प्यास तो तब बुझेगी जब तेरा गंदा रक्त इस धरती पर गिरेगा। दुष्ट ही नहीं, पापी है पापी। ये धरती भी तुझे स्वीकार नहीं करेगी। लड़कियों को बुरी नजर से देखता है। बस अब मैं और अपमान नहीं सह सकता।
राज ने गुस्से में बासुकी को मारने के लिए अपनी तलवार निकाल ली। तभी रोती हुई रानी बीच में आकर घुटनों के बल बैठ गई। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मैं अपनी भावनाओं को आपको नहीं समझा पाया, पर मेरा प्रेम पवित्र है, जिसे जाति में बंधे हुए आप लोग नहीं समझ सकते। देखो मुखिया, देखो इस दुष्ट को ये किस तरह की बातें कर रहा है। इसे बड़ा गर्व है ना अपनी तलवार पर, तो उसी से स्वयं को नष्ट कर ले। आज मैं राज यहाँ उपस्थित सभी लोगों की प्यास बुझाऊंगा, पानी की भी और रक्त की भी। मेरे जाने के बाद जाति बंधन मिटा देना। वो तलवार निकालकर जोर से चिल्लाया और दोनों हाथों से उसे जमीन में गाड़ दिया। फिर उसे खींचता हुआ एक लक्ष्मण रेखा बनाता हुआ पीछे होता गया। तभी आगे चलने लगी और भूकंप आने से सभी लोग डर गए। अरे भूकंप, अरे धरती हिल रही है। अरे सभी लोग अपने प्राणों की रक्षा करो भाई। अरे धरती 2 हिस्सों में बंट गई और दरार में से पानी का सैलाब निकल आया। वो नदी के जल में बह गया और उसके बाद राज के शव का कुछ पता नहीं चला। और रानी, उसका क्या हुआ? वो पागल हो गई। नदी के किनारे राज राज बोलकर चिल्लाती रहती और जंगल में उसी स्थान पर जाकर बैठी रहती जहां वो दोनों मिलते थे। तो उस नदी ने गांव के 2 हिस्से कर दिए। तब से ये 2 अलग अलग गांव हो चुके हैं। बड़ी दुख भरी प्रेम कहानी है। अरे नहीं भाई, इस घटना के बाद दोनों गांवों में, यानी दोनों जातियों में कह लो, भाईचारा हो गया। तब से सभी मिलजुल कर रहने लगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगे। पर लोगों की सोच में बदलाव लाने के लिए राज और रानी को अपने प्रेम की बलि देनी पड़ी। वैसे ये कहानी सच्ची है क्या काका? पता नहीं बेटा, मुझे भी यह कहानी किसी ने सुनाई थी। आज मैंने तुम्हें सुना दी। कुर्बानियां और बलिदानों की गाथाएं जो हैं, भारत में कभी खत्म नहीं होती बेटा। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को निरंतर इसी प्रकार सुनाई जाती रही हैं। हम सबको बस इनसे सबक लेना चाहिए, ताकि फिर कभी किसी राज और रानी को अपने प्रेम का बलिदान ना करना पड़े।